Hello guys, I hope you are doing your studies well, enjoying your studies, also watching our channel, YouTube channel regularly. यहाँ पे हम सीखते हैं एकेडमिक इंग्लिश अलॉन्ग विद द ग्रामर. तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था, स्टेट बोर्ड इंग्लिश में 8th 9th 10th में पोएम्स में से कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच. बच्चों को फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है. तो दिस इज़ अ टॉपिक विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि कैसे आइडेंटिफाई करने का फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम में मेनली यूज हो जाती होती है. तो आज हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, हाउ टू आइडेंटिफाई फिगर्स ऑफ स्पीच. पहले तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. ये अगर आपको बताऊं तो फिगर ऑफ स्पीच सिर्फ पोएम्स में होता है, लेसन्स में से नहीं आता है. ये क्वेश्चन जो स्कूल की इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पोएम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ यूजेज इन पोएट्री इन्वॉल्विंग द वर्ड्स यूज्ड दैट ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम. कोई भी पोएम, जैसे गाना होता है उसको ब्यूटीफुल बनाने का है, वैसे ही किसी पोएम को भी हमको ब्यूटीफुल बनाने का है. तो ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमको थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता है, सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे ऐड करने पड़ते हैं कि जैसे कि वो पोएम ब्यूटीफुल लगे या फिर वो राइमिंग हो. तो इसके लिए जो स्पेशल स्टाइल हम लोग अडॉप्ट करते हैं पोएम में, पोएट्स लोग जो है स्पेशल वे ऑफ राइटिंग अडॉप्ट करते हैं. तो वो वे ऑफ राइटिंग को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. तो आपको एग्जाम में जो आता है पोएम का पैसेज दिया जाता है, स्टैंजा दिया जाता है, आपको उसमें क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच. तो वो आपको कैसे पहचानना है वो हमको देखने का है. तो हियर वी टुडे इन दिस टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में, वी हैव कवर्ड ओनली फिगर्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन. अभी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच व्हिच वी आर लर्निंग हियर इज सिमली. नाउ व्हाट इज सिमली? When two unlike things are compared using words as or like. दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और उसमें वर्ड लिखते हैं as या like. ठीक है. The river flowed as silent as the night. अभी रिवर कैसे फ्लो करी, इतनी साइलेंट कि जैसे रात है. तो उसको जो रिवर को साइलेंस को कंपेयर किया वो नाइट से, यूजिंग वर्ड as. तो दो चीज़ों को जब भी कंपेयर किया जाता है यूजिंग वर्ड एज और लाइक, तो देन फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली. तो अभी आपको एग्जाम में आएगा, ये से पोएम का सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको लिखा रहेगा आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच. तो आप क्या लिखोगे? सिमली. बट आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. हियर रिवर इज कंपेयर्ड विथ नाइट यूजिंग द वर्ड एज. वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. फ्लोर इज वाइट लाइक मार्बल. अभी व्हाट इज कंपेयर्ड? फ्लोर. फ्लोर कैसा है? वाइट है जैसे कि मार्बल. तो हियर वी हैव यूज्ड वर्ड लाइक. तो व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक, देन फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली. लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ स्पीच, दिस मेटाफर. जैसे सिमली कैसे था? कंपैरिजन. ये भी कंपैरिजन है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड इम्प्लिसिटली, दैट मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ों में कंपैरिजन की गई है बट विदाउट यूजिंग वर्ड एज और लाइक. जैसे सी फॉर एन एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. मतलब क्या? कैमल जो है वो शिप के जैसे है, डेजर्ट के लिए शिप के जैसे एक्ट करता है. तो उसकी कंपैरिजन की गई है बट विदाउट यूजिंग, कैमल की कंपैरिजन की विदाउट यूजिंग वर्ड like और as. So this is comparison but without using words as or like. इसके लिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे? फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया हुआ है? इट इज मेटाफर. लाइफ इज अ ड्रीम, यानी दिस मीन्स दैट लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. बट हियर इफ यू सी इट इज कंपेयर्ड बट विदाउट यूजिंग वर्ड एज और लाइक. लाइफ इज अ ड्रीम, यानी लाइफ इज एक्चुअली दे शुड हैव रिटन लाइक अ ड्रीम. सो कंपैरिजन इज डन बट लाइक और एज वर्ड इज नॉट यूज्ड. So this is called indirect comparison. Whenever indirect comparison is used, figure of speech is metaphor. Okay. Okay. Let's move on to the next figure of speech. Personification. Personification क्या होता है?
व्हेन एन इनएनिमेट थिंग इज कंपेयर्ड टू अ पर्सन। इनएनिमेट समझते हो, नॉन लिविंग। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को जब भी हम कंपेयर करते हैं उसको ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, लिविंग बीइंग का, पर्सन का। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लेट्स सी एग्जांपल, फ्लावर्स हैव द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन। अभी फ्लावर्स के जो एक्चुअली पेटल्स होते हैं उसके लिए बता रहा है कि दे हैव फेसेस ऑफ चिल्ड्रन। तो उनको जो है फेसेस ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग को रहता है फेसेस। फ्लावर्स के तो पेटल्स रहते हैं बट उनको पेटल्स को क्या दिया है उसने, ह्यूमन क्वालिटी किया है, दिया है फेसेस का। तो व्हेन ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू नॉन लिविंग और इनएनिमेट थिंग, फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, व्हेनेवर यू गिवन दिस सेंटेंस like this you have to write this is personification and then you have to explain this, what exactly is this. Only writing figure of speech won't be sufficient in your exams. Remember, these types of question come only in poems for academic English 8th 9th 10th. Okay, then we have alliteration. Alliteration क्या होता है? When sounds are repeated in a sentence for pleasing or musical effect. अभी एक ही सेंटेंस में कोई ना कोई आप देखोगे तो लेटर रिपीट किया होगा, दैट टू इन द बिगनिंग, कहीं पे भी नहीं, इट शुड बी इन द बिगनिंग। अभी हियर इफ यू सी इट्स ट्रबलसम बट ट्रू। अभी यहाँ पे देखो ट्रबलसम ट साउंड है, ट्रू ट साउंड है, तो साउंड ऑफ टी इज रिपीटेड, बिगनिंग में होना चाहिए, बीच बीच में किधर भी नहीं। तो व्हेन साउंड इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, कोई भी अल्फाबेट ऐसे रिपीट किया हुआ रहेगा तो जिसका साउंड सेम आएगा। When sound is repeated, figure of speech is alliteration. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, for empty tense and tangled strings. अभी यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? Yes, tense ट साउंड, tangled अगेन ट साउंड। जब भी साउंड रिपीट हो रहा है तो figure of speech used is alliteration. Okay. Now one more figure of speech, repetition. As the word suggests, repetition, when words are repeated in a sentence for pleasing or musical effect. कुछ भी वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं, क्यों रिपीट किए जाते हैं? कि वो म्यूजिकल इफेक्ट दे, अच्छा लगे, साउंड अच्छा लगे। सी द एग्जाम्पल, रोड, द रोड, द कर्व्ड रोड। अभी यहाँ पे रोड को 3 बार लिखा गया है, एक ही बार लिखते थे तो भी ठीक है, बट द थिंग इज व्हेन इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोएम, कुछ राइम क्रिएट करता है, कुछ प्लीजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, तो ऐसे टोन जरा राइटिंग का तरीका ऐसे किया जाता है जिसमें वर्ड्स रिपीट किए। तो वेन एवर होल वर्ड इज रिपीटेड इट इज रिपीटेशन, पर अगर सिर्फ लेटर रिपीट होगा, कोई साउंड रिपीट होगा तो फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। बट जब भी होल वर्ड इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट वी कॉल द फिगर ऑफ स्पीच एज रिपीटेशन। Okay, next jump to the next figure of speech, which is hyperbole. What is hyperbole? When a statement is exaggerated or overstated. What is exaggeration? कभी भी कोई चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, हाइपर करके बताते हैं, तो figure of speech is hyperbole. See an example, you will understand better. There are 1,000 eyes. There were 1,000 eyes looking at me during speech. मुझे 1,000 आईज देख रही थी। अब यहाँ पे इसको क्या बोलना था? मुझे 500 लोग देख रहे थे। 500 लोग, हर किसी को 2-2 आंखें, यानी 1,000 आईज। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया, इंस्टेड ऑफ सेइंग 500 पीपल दे हैव कोटेड 1,000 आईज वर लुकिंग एट मी। सो जब भी ऐसे एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट होता है तो उसको बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं हाइपरबोली। देन वी हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट। व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? ट्रांसफर किया जाता है, क्या ट्रांसफर किया जाता है? एडजेक्टिव। व्हेन द एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम राइटफुल नाउन टू अनदर इन द सेंटेंस। अभी कोई चीज को हमको एडजेक्टिव देना था, आपको पता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ नाउन व्हिच टेल्स मोर अबाउट अ नाउन। तो कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे लगाना था, बट वो नाउन के आगे न लगा के हम किसी और नाउन को दे देते हैं वो एडजेक्टिव, यानी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ सी दिस एग्जांपल, अ पिलग्रिम ऑन अ लोनली रोड। यहाँ पे लोनली इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज गिवन टू रोड। एक्चुअली लोनली इज व्हाट? पिलग्रिम।
पिलग्रिम इज लोनली, वो अकेला है, रोड अकेला नहीं है. बट ये जो लोनली adjective, instead of giving it to pilgrim, they have given it to road. So when adjective is transferred from one rightful noun to the another, figure of speech is transferred epithet. Tautology, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पोएम्स में कॉमनली यूज किया जाता है. अभी इसमें क्या होता है, when similar ideas are expressed in the same line for poetic effect. अभी कोई एक वर्ड की दो सिमिलर मीनिंग्स रहते हैं, सिनोनिम्स रहते हैं. तो दो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, तीन सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड अगर एक ही सेंटेंस में यूज किया है, जैसे शी वॉज वाइल्ड एंड एंग्री. अभी आप देखोगे वाइल्ड और एंग्री दोनों का मतलब सेम ही है, वो गुस्से में थी. पर दो दो वर्ड क्यों यूज किया है, उसको थोड़ा हाइपर करने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए. तो लाइक दिस व्हेन 2 or 3 वर्ड्स लाइक दिस दे आर यूज्ड, similar meaning words are used in the same line, then figure of speech is tautology. यहाँ पे wild और angry, they are similar meaning words which are used in the same sentence. That is why figure of speech is tautology. Euphemism, ये एक है figure of speech. Okay, let's understand what does euphemism mean. When a harsh fact is expressed in mild terms, कोई भी तीखी बात, दुख देने वाली बात हम लोग ऐसे बताते हैं कि जैसे कि कुछ खास बात ही नहीं है. माइल्ड टर्म्स यानी हल्के से हम बताते हैं. बड़ी दुख वाली चीज़ को भी हम माइल्ड तरीके से सामने लाते हैं किसी के. तो देन फिगर ऑफ स्पीच इज यूफेमिज्म. नाउ सीरियस एग्जांपल, हिज मदर लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड. अब इसका मतलब क्या, उसकी मम्मी की डेथ हो गई. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग his mother died, they have written left for heavenly abode, यानी स्वर्ग के घर के लिए चली गई. स्वर्ग का घर यानी मर गई. तो दो दिस इज अ वेरी बैड न्यूज, हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ, बट इसको इतना सॉफ्टली बताया कि शी लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, स्वर्ग के घर को चली गई. यानी हार्श फैक्ट को माइल्ड वे में बताया गया है. व्हेन सच थिंग्स हैपन, फिगर ऑफ स्पीच सो यूज्ड इज कॉल्ड यूफेमिज्म. क्या बोलते हैं इसको, यूफेमिज्म. Okay, now come to the next figure of speech which is commonly used in poems is onomatopoeia. Onomatopoeia. Now what is onomatopoeia? When a word conveys the sound that is to be expressed. अभी कोई जैसे घंटी की आवाज़ है, ट्रिंग ट्रिंग, स्नेक की हवा की आवाज़ है, हिसिंग, ऐसे कोई भी वर्ड जो साउंड बताता है, साउंड को रिप्रेजेंट करता है, वो यूज़ किया गया है सेंटेंस में. तो फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया. अभी देखिए एग्जाम्पल, आई कुड हियर द विस्लिंग ऑफ द क्रिकेट्स इन द ग्रास. अभी विस्लिंग, विस्लिंग क्या होता है, सीटी की आवाज़, जैसे ट्रिंग ट्रिंग घंटी की आवाज़, हिसिंग इसकी स्नेक के हवा या हवा की आवाज़. तो ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं विच रिप्रेजेंट साउंड. तो व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया. Okay, now let us come to the next figure of speech which is climax. What is climax? When ideas are arranged in ascending order of importance. 2-3 facts हैं, 2-3 ideas हैं जो कि लिखी गई है, but they are arranged in ascending order. अभी आपने मैथ्स में किया है ascending order, 1 2 3 4, यानी छोटे से बड़े की तरफ जब भी बढ़ता है. तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंट थिंग से मोर इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ जब भी वर्ड्स लिखे जाते हैं, व्हेन थिंग्स आर रिटन फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको ऑर्डर में लिखा गया है. तो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में जब भी लिखा गया है सेंटेंस, तो देन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज कॉल्ड क्लाइमेक्स. लेट इट बी माई फॉल्ट्स, माई वीकनेसेस एंड ऑल माई प्रेजुडाइज अगेंस्ट फेलो मैन. तो थिंग्स आर रिटन इन ascending order of importance. So hence figure of speech is climax. Okay, उसके बाद आते हैं हम लोग उसका एग्जैक्टली अपोजिट, जो क्लाइमेक्स में है, एंटी क्लाइमेक्स में उसका उल्टा. मीन्स आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको बाद में लिख के जाते हैं. ये जो एग्जैक्टली अपोजिट, क्लाइमेक्स के एग्जैक्टली अपोजिट एंटी क्लाइमेक्स. एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर फैमिली, her luxury car and a mobile phone. अब यहाँ पे फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद कार, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मोबाइल.
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ लिखा गया है, यानी थिंग्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो फिगर ऑफ स्पीच सो यूज्ड इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में असेंडिंग ऑर्डर, एंटी क्लाइमेक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच वी विल लर्न टुडे इज एंटीथेसिस। एंटी यानी ऑपोजिट। व्हेन ऑपोजिट आइडियाज और वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हैं या ऑपोजिट आइडियाज यूज किए हैं, जैसे मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। अब यहाँ पे कौन से दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हैं, मैनी और फ्यू। ये जो दो वर्ड्स हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं और एक ही लाइन में यूज किए गए हैं। तो व्हेन ऑपोजिट आइडियाज और वर्ड्स आर यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एंटी का मतलब ही होता है ऑपोजिट, तो उसमें से आप समझ जाने का ऑपोजिट आइडियाज, सो एंटीथेसिस। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन, जिसको हम एनास्ट्रोफे भी कभी कभी बोलते हैं। व्हाट इज इन्वर्शन? इन्वर्शन यानी उल्टा पुल्टा। साइंस में पढ़ा होगा इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा, तो ये भी इन्वर्शन। व्हेन वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। प्रोज ऑर्डर क्या होता है, लेसन में कैसे सीधा सीधे तरीके से लिखा जाता है, बट पोएम में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आगे पीछे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ड जो है राइम करना चाहिए पिछले सेंटेंस से, तो इसके लिए हम उसको करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, वर्ड्स आगे पीछे लिखते हैं या जम्बल्ड वे में लिखते हैं। तो व्हेन वर्ड्स आर रिटन इन जम्बल्ड वे और यू कैन से नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, then figure of speech is called inversion. See the example, slowly flowed the river. अब इसको कैसे लिखना चाहिए था, करेक्ट ऑर्डर क्या था, the river flowed slowly, बट जम्बल्ड वे में लिखा। क्यों? क्योंकि उसको राइमिंग फॉर्म देने का था। तो when words are not written in correct prose order, figure of speech is inversion. Okay, next figure of speech we will learn is apostrophe. What is apostrophe? It is direct address to the dead or to the absent. अभी जो हमारे सामने नहीं है, एब्सेंट है या जो ऑलरेडी मर गए हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, उनको कुछ बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू द पर्सन हु इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, हु इज ऑलरेडी डेड, वी आर एड्रेसिंग देम। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर एपोस्ट्रोफी। सी द एग्जांपल्स, ओ लाइफ, ओ गॉड, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस। मैंने इससे क्या किया जो मुझे ऐसे मिला। तो हम किससे बात करें, लाइफ से, जिंदगी से, गॉड से, जो कि हमारे सामने नहीं है। ओ फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक। तो अभी वो मेरा फ्रेंड सामने है नहीं, फिर भी मैं उसको कंप्लेन कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ, कुछ टॉक कर रही हूँ। तो व्हेन वी आर एड्रेसिंग टू द डेड और टू द पीपल हु आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, सच फिगर ऑफ स्पीच कम्स अंडर एपोस्ट्रोफी। एक्सक्लेमेशन, आपने पढ़ा है ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेम थिंग। एक्सक्लेमेटरी सडन एक्सप्रेशन, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। व्हेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन द नेचर ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, जैसे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, सरप्राइज, सडन फैक्ट, वो जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, दिस कम्स अंडर एक्सक्लेमेशन। ओके, नेक्स्ट इज Synecdoche. What is synecdoche? When one part represents whole or whole represents part. कोई एक वर्ड को हम पूरे ग्रुप के लिए बताना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, या ग्रुप को एक वर्ड के बदले में यूज करते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच इज synecdoche। जैसे give us this day our daily bread। अभी यहाँ पे daily bread यानी फूड, हमको खाना दे दो, तो daily bread के फूड के बदले हमने लिखा है ब्रेड, डेली ब्रेड। तो दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स फूड। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। अभी इसका मतलब क्या होता है, उसको बहुत सारे लोगों को खिलाना है। ही हैज़ टू फीड सो मेनी पीपल। घर में उसके बहुत सारे लोग हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो वर्ड है, वन वर्ड रिप्रेजेंट्स मैनी और मैनी रिप्रेजेंट्स वन वर्ड, देन सच फिगर ऑफ स्पीच इज synecdoche। Okay, then we have interrogation। इंटरोगेशन जैसे हम लोग इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस करते हैं, लास्ट में होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। बट पोएम में तो कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता, बट तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली।
किसी को हम एम्फेसिस देके बोलना चाहते हैं, कि जैसे रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, ऐसे रेटोरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोएम में, तो वेयर आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बट इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ अ रेटोरिकल क्वेश्चन जस्ट टू गिव एन एम्फेसिस टू सम सर्टेन फैक्ट। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी पोएम में यूज़ करते हैं, जैसे एम आई हियर ओनली टू सपोर्ट यू, it's an interrogative sentence but the poet is not expecting any answer from you, this is a rhetorical question। तो ऐसे जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोएम में, then that figure of speech is called interrogation। ओके, लास्ट एक पढ़ेंगे हम लोग, फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? स्टेटमेंट विच सीम्स टू बी एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। कोई स्टेटमेंट ट्रू है बट ऐसे बकवास लगता है ऐसे हो ही नहीं सकता, अपने आप को ही अपोज कर रहा है, सेंटेंस में ही अपोजिशन है, लग रहा है कि इट इज एब्सर्ड, इट इज विदाउट एनी मीनिंग बट एक्चुअली इट इज ट्रू। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर पैराडॉक्स। सी द एग्जांपल, अ डेफ गर्ल विल हियर द साउंड ऑफ रेन अगेंस्ट हर विंडो। अभी गर्ल को मेंशन किया गया है, डेफ गर्ल। गर्ल अगर डेफ है तो वो साउंड कैसे सुनेगी रेन का? तो सेंटेंस इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो एब्सर्ड लगते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इज कॉल्ड पैराडॉक्स। तो टुडे यू लर्नड सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच विच आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। स्टेट बोर्ड पोएम्स में खास करके ये सवाल पूछा जाता है। होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, hope you understood very well. So if you like my video, please share with your friends and please don't forget to subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you for listening patiently. Bye bye.